हाय नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें हमारा क्या है कि जो रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें ही आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक्टिविटी होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो कि स्पेशली किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन। ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है, जहाँ पर आपके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और आपका वाटर का फॉर्मेशन के लिए आपका क्या होती है, टर्मिनल रिएक्शन होती है। इसे हम टर्मिनल रिएक्शन कहते हैं। अभी हम देखेंगे सारा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन में ये लास्ट स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, NADH2 और FADH2 ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग कोएंजाइम की तरह रिएक्ट करते हैं। इन्हीं से आपकी एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक के पास। हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये क्या है, फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी टू प्रोड्यूस ATP। क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में ट्रांसफर होते हैं और आपका क्या बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइजेशन भी कहते हैं। लोकेशन कहाँ है इनकी, देखिए इसकी लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टल भी हम कह सकते हैं। फंक्शन देखिए इनका क्या है, इनका फंक्शन मोस्टली होता है टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH FADH2। अब इसमें जो NADH FADH2 है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ 3 रिएक्शन जैसे कि प्रोड्यूस ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस होती है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसे हम आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब क्रेब्स साइकिल, ये जो आपका NADH और FADH इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर रहा है या कैरी कर रहा है, तो देखिए आपके प्रोड्यूस ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी भी ये इन्वॉल्व रहता है। और आपका क्या, किसमें, आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी और साथ ही आपकी क्रेब्स साइकिल में भी। तो देखिए अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट होते हैं NADH डिहाइड्रोजनेट, NADH डिहाइड्रोजनेट की वजह से ही FMN, यह हम अभी देखेंगे, FNMNH2, ये आपका क्या है, डिहाइड्रोजनेट एंजाइम्स होते हैं। फिर साइटोक्रोम B और C कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और यूबीक्विनॉन आपका, जिसे हम क्यूनॉन भी कहते हैं। और साइटोक्रोम C जो होता है वो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल कैरियर होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और जो आपका ये आपका जो क्यूनॉन होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में मोटेबल रहता है, ये किसी जगह फिक्स नहीं रहता है, हर जगह क्या है, मोशन करता रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में कितने साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम और आपके कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं। तो आपका कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और 5 क्या है, 5 आपका ATP सिंथेसिस होता है, जिसमें आपके क्या, फोटोन रिलीज होती है। फोटोन, इसी के माध्यम से फोटोन जो है वो क्या है, आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से किस में आते हैं, आपके मैट्रिक्स में आते हैं। तो सारी एक्टिविटी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हमारे क्या थे, कंपोनेंट्स हो गए, फंक्शन हो गया, और लोकेशन क्या होती है, और आपका क्या पार्टिसिपेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, जहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट एनर्जी होती है। डायरेक्ट एनर्जी तो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ये इनडायरेक्ट एनर्जी होती है जो हमारे रिड्यूसिंग कोएंजाइम। अब रिड्यूसिंग कोएंजाइम क्या है, आपके रिड्यूसिंग कोएंजाइम एक तो NAD+H+ कह सकते हैं, या फिर हम इसी को NADH2 भी कह सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर है FADH2 क्या होता है, अनलोडिंग होता है। जब लोड होता है तो ये FAD+ और 2H फोटोन और 2 इलेक्ट्रॉन में
रिलीज हो जाता है। ये हमेशा नहीं, हमेशा फंक्शन में क्या रहता है, NADH रहता है। NADH हमेशा फंक्शन रहता है। और आपके इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेटिव हुआ इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इसमें क्या हुआ देखिए, 2 आपकी फोटोन रिलीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब क्या है कि देखिए ये रिड्यूसिंग कोएंजाइम से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADH और FADH, इसी वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये एक ही है। अब इसे क्यों ऑक्सीडेटिव कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम से ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाती है। अब देख लेते हैं हम, ये समझाने से पहले हम पहले आपको एक छोटा सा फिगर दिखाएंगे। मानिए एज्यूम कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लाज्मा मटेरियल, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस होता है। अब क्या होता है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ये आपका समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और ये कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पर क्या हुआ, NADH ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ FADH हुआ, तो ये NADH हुआ, FADH हुआ, यहाँ पर 2 प्रोटॉन क्या हुए, रिलीज हुए। वो 2 प्रोटॉन रिलीज हुए, वो कहाँ चले गए, वो चले गए PMS में, समझ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले गए। किस कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपकी इनर और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्पेस है, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर आपके गए। तो अब क्या आगे जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ फोटोन इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या है मैट्रिक्स में, ये क्या है आपका मैट्रिक्स वाला पोर्शन है और ये PMS वाला पोर्शन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट मैट्रिक्स में आ जाते हैं। फोटोन जो है क्यों, क्योंकि फोटोन का जो आपका कह सकते हैं ग्रेडियंट हाई होता है, हाई एनर्जी के होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो फोटोन जो रिलीज होते हैं हाई ग्रेडियंट के होते हैं, तो वो यहाँ कहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबस्ट्रेट में यहाँ पर आपके स्पेस में रिलीज हो जाते हैं। अब जब यहाँ रिलीज होते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है और मैट्रिक्स के अंदर कम हो जाता है। तो अब इस तरह कैसे रिएक्शन होगी, तो क्या होता है, जिस तरह कॉम्प्लेक्स 1 और 2, 3, 4, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका ATP, ये कॉम्प्लेक्स 5th है जो कि आपका क्या है ATP सिंथेसिस होते हैं। यहाँ से फोटोन एंट्री करते हैं, कहाँ आते हैं आपके मैट्रिक्स में, और यहाँ पर आपका ADH और ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस ये कन्वर्ट होकर यहाँ ATP बनाता है। समझ लगा क्यों, क्योंकि यहाँ NADH टूटा, 2 प्रोटॉन रिलीज हो गए, या NADH FADH तो 2 प्रोटॉन रिलीज हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्या होता है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब स्पेस में क्या होता है कि ग्रेडियंट जो होता है वो हाई हो जाता है और मैट्रिक्स में कम। बट इसके अंदर अब ये इसके लिए पेमरेबल तो है नहीं है, कौन आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इससे आपके फोटोन अंदर तो नहीं आ सकते। तो इनको अंदर आने के लिए सोर्स कौन करता है, फोर्स ये करता है ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस इन्हें अपने अंदर से फ्यूज़ होने देता है और ये डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं मैट्रिक्स में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलते ही ये आपके हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और आपको वाटर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ATP और फास्फोरिक आपका इनऑर्गेनिक फास्फोरस बनता है और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था आपका विथ फिगर मैंने ये दिखाया। अब इसी स्टेप को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपको इसे लिए गए आपका इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और ये मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 NADPH, ये क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ 2 फोटोन और इलेक्ट्रॉन में, और ये 2 Na+। अब ये क्या है कि किस आपके डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से अब NADH to NAD में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से, आपका NADH डिहाइड्रोजनेस जो कौन है आपकी FMN, ये किसमें कन्वर्ट हुआ FNH2। अब जब इसमें कन्वर्ट हो गया तो इनको रीजनरेट भी करना पड़ेगा। जब हम इनको रीजनरेट करेंगे तो यहाँ 2 फोटोन रिलीज हो जाएंगे, कहाँ रिलीज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेस कौन सा, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ पर ये रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो 2 फोटोन हुए इनकी जो आपकी ग्रेडियंट है वो बहुत हाई एनर्जी है,
तब ये हाई एनर्जी है, तो ये अंदर मैट्रिक्स में तो जा नहीं सकते, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके लिए इम्परेबल नहीं होती है। तो ये कैसे जाएगी, ये जाएंगे आपके एटीपी सिंथेसिस। अब एटीपी सिंथेसिस से होते हुए ये मैट्रिक्स में आएंगे और यहाँ पर एटीपी और आपका इनऑर्गेनिक फास्फोरस कन्वर्ट होकर यहाँ पर एटीपी बन जाएगा। एटीपी बन गया, फिर से यहाँ पर 2 फोटोन रिलीज हुआ। ये 2 फोटोन अभी भी आपका एनर्जी है, तो अब ये वापस किससे ले लिया जाएगा, ये वापस यूवी किरणों से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यूवी किरणों से लेने के बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 क्यूबिक H2 में। अब ये हुआ तो यहाँ फिर रीजनरेट किया जाएगा और यहाँ फिर से आपके 2 फोटोन क्या हो जाएंगे, किसमें आपके PMS में रिलीज हो जाएगा। फिर वापस वही होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे आपके, फिर से यहाँ पर फिर ATP PI बनेगा आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट और ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद जब थर्ड इधर बनेगा तो यहाँ पर साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी जो कि आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे रिसीव कर लिया जाएगा, यूवी किनोन से, यूवी किनोन से रिसीव कर लिया गया। फिर यहाँ पर रीजनरेट होगा, फिर से आपके 2 फोटोन रिलीज होगा, वापस वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे रिसीव किया जाएगा, आपके एटीपी सिंथेसिस से। और यहाँ फिर आपका क्या, अब यहाँ पर जो इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होती थी, हाई एनर्जी, यहाँ पर हाई है, यहाँ भी हाई है, बट यहाँ पर क्या है, लो हो जाता है थोड़ा। फिर क्या होता है, ये डायरेक्ट आपसे कहाँ आता है, आपका साइटो, अब ये साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी देखो ना तो कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट होता है ना ही 4 का, ये केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मोबाइल फेस यानी कैरी करता है और 3rd से 4 में पहुँचाने का काम करता है, ये पार्ट नहीं होता। याद रखना कि साइटोक्रोम जो होता है वो आपके ETC का पार्ट नहीं होता है, केवल वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर साइटोक्रोम A के पास आया, वही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये वापस रिलीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और आपका वाटर फॉर्मेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसी एक्टिविटी को टर्मिनल रिएक्शन भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल रिएक्शन कहाँ है, तो लास्ट में जब आपका जो हाई एनर्जी वाला जो फोटोन होता है वो बनते बनते एटीपी बनते बनते एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ उसका ग्रेडियंट लो हो जाता है और वो पार्टिसिपेट कर लेता है टर्मिनल रिएक्शन, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और आपका वाटर फॉर्मेशन में उसका इलेक्ट्रॉन फोटोन रिलीज हो जाता है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। विद फिगर करेंगे तो चीज़ें सब समझ में आएगा और किस तरह इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं ये भी आपने याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए ब्राइट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।